2010 में निचिओका क्योदाई की लिखी हुई एक मांगा पब्लिश हुई थी, गॉड्स चाइल्ड। ये मांगा ट्रेडिशनल स्टोरीज से अलग है। यहाँ कोई क्लियर हीरो नहीं है, ना कोई ऑब्वियस विलन। ये कहानी एक डिस्टर्बिंग जर्नी है एक बच्चे की जो खुद को चाइल्ड ऑफ गॉड मानता है। और डिस्टर्बिंग जर्नी मतलब सच में डिस्टर्बिंग। तो ध्यान से आगे बढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है तो मैं उसे गॉड्स चाइल्ड या चाइल्ड ऑफ गॉड ही बुलाऊंगा। चैप्टर 1, चाइल्ड ऑफ ब्लैक सन। तो चाइल्ड ऑफ गॉड को नहीं पता वो कहाँ से आया है। उसे नहीं पता कि वो पैदा ही क्यों हुआ है। जब उसे होश आया वो अपनी माँ के स्टमक में था, नॉट इन अ सी ऑफ वार्म एमनियोटिक फ्लूइड बट वन ऑफ एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। उसके भाई बहन एक एक करके डाइजेस्ट हो गए। चाइल्ड ऑफ गॉड डरा कि कहीं वो भी डाइजेस्ट ना हो जाए, और ये पहली और आखिरी बार था जब उसने कोई इमोशन फील किया हो। वो अपनी माँ के स्टमक लाइन से अटैच हुआ और फिर धीरे धीरे ग्रो करता रहा। एंड देन द टाइम केम एंड ही एक्सक्रीटेड, मींस ही टुक बर्थ फ्रॉम हर मदर्स एसहोल। जिसको नहीं पता बच्चे वजाइना से होते हैं, सो या ही इज यूनिक। और ये ब्लैक सन यानी चाइल्ड ऑफ गॉड की माँ, जिसे वो अपनी गॉड मानता है, जो ब्लड और एक्सक्रीमेंट से कवर्ड है, और वो क्यों मैं बता चुका हूँ, जिसे वो द गॉड ऑफ रिवेंज भी बोलता है। जिसके बाद द गॉड ऑफ चाइल्ड खड़ा होता है, उसकी जिंदगी शुरू होती है टू गेट रिवेंज ऑन द वर्ल्ड। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें इस मांगा का आर्ट स्टाइल थोड़ा अलग लग रहा होगा, जिसे गेकिगा कहते हैं, जो मांगा का ही एक आर्ट स्टाइल है लेकिन जो अडल्ट ऑडियंस पे ज्यादा फोकस करता है, जिसमें आर्ट स्टाइल ज्यादा सिनेमैटिक और मैच्योर थीम्ड होता है, जिसे 1960s में मेनली योशिहिरो तात्सुमी ने इंट्रोड्यूस किया था। चैप्टर 2, चाइल्डहुड। तो गॉड्स चाइल्ड जब पैदा हुआ था उस टाइम उसके रीजन में एक कस्टम था कि अगर कोई बच्चा समय से पहले चलने लगे तो उसकी पीठ पर एक स्टिकी राइस की एक लार्ज बॉल बांध दी जाती थी, ताकि वो बार बार गिरे और जब वो बड़ा हो तो अपने पेरेंट्स को छोड़कर ना जाए। द चाइल्ड ऑफ गॉड सिर्फ 10 महीने में ही चलना शुरू कर देता है तो उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इकट्ठा होकर उसकी पीठ पर भी एक लार्ज बॉल बांध देते हैं, लेकिन चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं गिरता। पता नहीं किसने, लेकिन कोई उसे धक्का दे देता है और वो अपनी पीठ के बल गिर जाता है। सब उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं रोता। वो बस वहाँ पड़ा रहता है जैसे कि वो मर चुका हो। द चाइल्ड ऑफ गॉड की मदर उसे फर्स्ट टाइम ट्रिप पे ले जाती है, वो भी एक बार्बर की शॉप पे। लेकिन मेन चीज ये है कि गॉड्स चाइल्ड को 2 साल तक एक लड़की की तरह ग्रो किया जाता है। अब उसकी माँ और वो वेटिंग एरिया में बैठते हैं जहाँ वो बुक पढ़ता है, लेकिन जब वो बुक से झाँक कर देखता है तो बार्बर की चेयर्स एग्जीक्यूशनर स्टैंड में बदल चुका है। कुछ लड़के एक एक करके प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, जहाँ ये सब उसे फैमिलियर लग रहा था। फिर जब वो अपनी माँ की तरफ देखता है तो वो एक विच में बदल चुकी थी, जो चाइल्ड ऑफ गॉड से कहती है, दोज आर योर ब्रदर्स। जो सुन के उसे समझ आता है कि वो असल में क्या कहना चाहती है, यू आर द ओनली सर्वाइवर आउट ऑफ काउंटलेस चिल्ड्रन हु हैव डाइड। अब इसके बाद द गॉड्स चाइल्ड एक हैबिट डेवलप कर लेता है ऑफ प्लेइंग विद हिज फिशेस। यहाँ फिशेस का मतलब है सॉलिड वेस्ट, जो तुम निकालते हो टॉयलेट जाके। सिंपली बोले तो ह्यूमन वेस्ट। हाँ, कुछ ज्यादा ही अजीब है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे टॉयलेट ट्रेन नहीं कर पाए और वो जब और जहाँ चाहे हक देता था, जिसकी स्मेल उसे बहुत एक्साइट करती थी, जिसे वो कभी कभी खा भी लेता था। Brother, what's that? जो सब ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करते और एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो उन्हें गॉड्स चाइल्ड को क्ले देने की एडवाइस देता है, विच एक्चुअली वर्कड। गॉड्स चाइल्ड अब अपना पूरा दिन बस क्ले के पुतले बनाता था, लेकिन फिर एक दिन वो उन सब पुतलों को तोड़ देता है, जिन्हें वो क्ले नहीं बल्कि असली इंसान समझ रहा था। चाइल्ड ऑफ गॉड की कैट को कोई मार देता है, बड़े ही डिस्कस्टिंग वे में, जिसे वो बहुत प्यार करता था, और अगले ही पैनल में पता चलता है कि उसे किसने मारा। अब जिसके मरने के बाद गॉड्स चाइल्ड बहुत रोया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी ये सस्पेक्ट ही नहीं किया कि वो किलर है। और कुछ टाइम बाद जब उसे भी लगना बंद हो गया कि वो किलर है, देन ही स्टॉप्ड क्राइंग, क्योंकि वो समझ गया था कि वो बच्चा है, वो कुछ भी करेगा उसे सस्पेक्ट नहीं करा जाएगा। चैप्टर 3, फर्स्ट लव। गॉड्स चाइल्ड एलिमेंट्री स्कूल ज्वाइन करता है, लेकिन स्कूल के साथ साथ उसके पेरेंट्स उसे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गॉड्स चाइल्ड मेंटली डिसेबल्ड है, लेकिन असल में वो इमोशंस और पर्सनैलिटी जैसी चीजों को रिजेक्ट कर चुका था। और इसलिए वो हर संडे उस ग्रुप के पास जाता था जहाँ आधे से ज्यादा बच्चे लार टपका रहे हैं और आधे अपनी नाक का मैल खा रहे हैं। सो ही डिड एवरीथिंग टू अवॉइड टचिंग देम। अब चाइल्ड ऑफ गॉड के हिसाब से ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन बाकी सब उसे अनकोऑपरेटिव का लेबल दे देते हैं, जिसे ऑटिज्म का साइन माना जाता है, जो एक डिसऑर्डर होता है। और ताकि गॉड्स चाइल्ड को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, वो उन सब बच्चों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है। वो उनके वियर्ड गेम में पार्ट लेता है, टैप 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 मिस्टर वियर्ड, टैप 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 मिस्टर जोल्स,
टैप 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 मिस्टर लॉन्ग नोज टैप 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 हैंड इन ईयर, जो उसके लिए रिडिकुलस है, लेकिन वो और करे भी क्या। अब इन अनबियरेबल आवर्स में एक लड़की थी जिसकी उन सब चीजों को सह रहा था, एक लड़की जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और यहाँ वॉलंटियर थी। फिर ये चीज नोटिस करके कि गॉड्स चाइल्ड बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता तो वो उसके साथ खेलती है, जिसे हमारा चाइल्ड ऑफ गॉड भी एंजॉय करता है। लेकिन फिर एक दिन वो नोटिस करता है कि बच्चों के साथ वो लड़की नहीं है, तो वो उस लड़की को ढूंढता है और ढूंढते हुए उसे जंगलों के बीच एक घर दिखता है जिसमें से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो वो उसके अंदर जागता है और देखता है कि वहाँ उस लड़की का हो रहा है, लेकिन चाइल्ड ऑफ गॉड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। फिर वो आदमी वहाँ से चले जाता है तो चाइल्ड ऑफ गॉड रूम के अंदर एंटर करता है जहाँ लड़की मर चुकी है और वो बस उसे देखे जा रहा है, जिसे वो कुछ इस तरह डिस्क्राइब करता है। हर फेस वाज swollen and blood ran from her nose and then I looked down at her filthy wounded genitals and then he says that was my first sexual experience। मतलब तुम समझ पा रहे हो भाई हम कहाँ से कहाँ आ गए। चैप्टर 4 प्रे। इसके आगे चाइल्ड ऑफ गॉड की स्टोरी और डिप्रेसिंग होने वाली है। अब हम देखते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड को जो अपर एलिमेंट्री स्कूल में आ चुका है। उसके पेरेंट्स सरप्राइज थे कि उनका बेटा स्कूल को नॉर्मली ज्वाइन कर पा रहा है, लेकिन चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए ये जगह एक प्रिजन की तरह है, फिल्ड विद मंकीज एंड पिग्स। गॉड्स चाइल्ड को स्कूल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ वो एक बात समझता है कि सोसाइटी में रहने के लिए कुछ सर्टेन स्किल होनी चाहिए एंड वन ऑफ देम इज नॉट स्टैंडिंग आउट। मतलब तुम इस चीज को ऑगी एंड द कॉकरोचेस के घरों के एग्जांपल से समझो कि इतने सारे घरों के बीच ऑगी का घर अलग चमकता है क्योंकि वो यूनिक है। वहीं अगर एक जगह पर घर ही ना हो तो वो भी अलग चमकेगी। और चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि यही चीज कभी कभी दिक्कत दे सकती है, तो इस सबसे बचने की एक ट्रिक है टू बी एवरेज। बी एवरेजली स्मार्ट, बी एवरेजली स्टूपिड एंड बी एवरेजली ओबीडियंट। और इस ट्रिक को हमारे चाइल्ड ऑफ गॉड ने अच्छे से मास्टर कर लिया है। अब वो बताता है कि उसकी क्लास के बच्चे जो शायद बच्चे थे उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई माइनर सा डिफरेंस भी काफी है, और इसलिए वो लोग टारगेट करते हैं एक लड़की को जो हमेशा अकेली रहती थी। सारी लड़कियां उसको पकड़कर उसका एक हाथ आगे करती है, जिसमें से एक लड़की कहती है अगर आवाज की तो एक, और अगर रोई तो एक और उसके एक नाखून में पिन घुसा देती है, जिससे वो आवाज करती है तो एक और घुसा देती है और कहती है थैंक यू बोल। शी बीइंग हेल्पलेस उसे थैंक यू बोलना पड़ता है। फिर एक दिन लंच में एक लड़का सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें वही लड़की थी जिसे पुलिस वॉशरूम में ले जाते हैं एंड फोर्सफुली मेड हर डेफिकेट, मतलब वही एक्सक्रीशन, और वो उसे खाने को भी बोलते हैं एंड शी हैड टू डू इट। चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि बाकी बच्चे ये सब देख के मंकीज और पिग्स की तरह खुश होते हैं। फिर एक दिन चाइल्ड ऑफ गॉड टीचर की हेल्प करने के लिए स्कूल में थोड़ी लेट तक रुक जाता है, और जब वो क्लासरूम में आके देखता है तो वही लड़की क्लास में अकेली बैठी थी जिसकी पैंट्स गीली है। उसके अंदर इतना डर बैठ चुका है कि वो उससे एक्सप्रेस करके भी नहीं बता पा रही। अब जहाँ बाकी बच्चे उसे प्रे की तरह देखते हैं, गॉड्स चाइल्ड भी उसे प्रे की तरह ही देखता है बट इन अ डिफरेंट वे। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है शैल आई हेल्प यू। वो लड़की उसकी तरफ देखती है and then he says shall I kill them for you। Chapter 5 The First Murder and the very first panel is creepy plus disgusting। अगली सुबह टीचर से पहले बच्चों को एक लाश मिलती है जिसके आसपास बच्चे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल शोर नहीं कर रहे थे, लाइक वो किसी सेरेमनी में हो। Fear ruled the day and we know who is the murderer। अब मैं लाश को ब्लर में ही दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर डिस्क्राइब करूँ तो उसके हाथ काट के रखे हैं, सर काट के रखा है और उसके मुंह में एक फूल है और उसकी ऐस में फ्लावर्स डाल रखे हैं। और हाँ, लाश उसी लड़की की है जिसने इस लड़की को टॉर्चर किया था। अब इसके बाद स्कूल में पुलिस वगैरह आई, स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया और मर्डर की न्यूज हर जगह थी। अब क्योंकि पुलिस एक नहीं थी तो एक और मर्डर होता है, एंड इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। एक लड़की का पेट फाड़ के इंटेस्टाइन बाहर निकाल कर उसके गले से लपेट कर, वो सिंचैन में तुमने झूला देखा होगा, उसकी मदद से लटका रखा है। कितना ब्रूटली मार रहा है भाई ये। और जो मैंने बोला था कि वो लड़की को प्रे की तरह देखता है लेकिन इन अ डिफरेंट वे, उसका मतलब था कि वो इस लड़की को एज अ रीजन यूज करता है बाकियों को मारने के लिए। अब इसके बाद स्कूल में कैमरास वगैरह लगाए गए, लेकिन फिर चाइल्ड ऑफ गॉड बाथरूम में मर्डर कर देता है। नाउ हाउ शुड आई डिस्क्राइब दिस। उसके पैरों के बीच क्लीनिंग स्टिक है, उसका पेट फाड़ के उसमें क्लीनिंग सोप की पूरी बोतल डाल रखी है आई गेस, जिससे झाग भी निकल रहा है। फिर हम देखते हैं गॉड्स चाइल्ड को जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के न्यूज देख रहा है जिसमें किलर को परवर्टेड किलर का टैग दे दिया गया है। और चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि ऑल दो रिपोर्ट्स बहुत डिटेल आई थी लेकिन नॉट अ सिंगल वन मेंशन्ड दैट, आगे तुम खुद पढ़ लो, एंड वी कैन कंसीडर हिम नेक्रोफाइल। चाइल्ड ऑफ गॉड हमें बता
बताता है कि वो बिना डरे ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चों को हमेशा विक्टिम की तरह देखा जाता है और यही उसका प्लान है। इट मेड मी फील रेदर ऑम्निपोटेंट, मतलब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही साथ उसे ऐसा भी लगता है कि वो एक बबल में है जिसमें उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन पार्क में घूमते वक्त उसे वो लड़की मिल जाती है जो उससे रुकने को कहती है। वो लड़की से पूछता है तो वो बताती है कि तुमने किसी ऐसे को मार दिया जो इन्वॉल्व नहीं था। और फिर चाइल्ड ऑफ गॉड कहता है कि देयर्स नो वन हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब बाकी सब ने इस लड़की को बुली होते हुए देखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो टीचर्स को बता सकते थे बट दे ऑल्सो एंजॉयड इट। फिर वो लड़की कहती है तुम पकड़े जाओगे, जिस पे चाइल्ड ऑफ गॉड कहता है कि मुझे विश्वास है मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो लड़की कहती है कि अगर मैंने बता दिया फिर? तो चाइल्ड ऑफ गॉड कहता है कि तुम नहीं बताओगी, आई एम श्योर ऑफ इट। जिस पे लड़की अग्री करती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसे देख चाइल्ड ऑफ गॉड कहता है ये पहली बार था कि उसने स्माइल किया हो। एंड द वेरी नेक्स्ट पैनल शी कमिट्स सुसाइड, क्योंकि रिमेंबर चाइल्ड ऑफ गॉड ने कहा कि देयर्स नो वन हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब जो कुछ भी हुआ उसमें लड़की की भी गलती थी। उसने पुलिस को रेजिस्ट नहीं किया और खुद को उनके लिए प्रे बनने दिया। चैप्टर 6 वॉइस। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि चाइल्ड ऑफ गॉड 14 साल का हो चुका है और हम उसके और उसके कुछ दोस्तों का हैंग आउट प्लेस देखते हैं जो एक अबंडेंट फैक्ट्री है। उसके दोस्त ये कुछ 12 बच्चे हैं जो 5th या 6th ग्रेड में है, मतलब क्या 10-11 साल के बच्चे। और चाइल्ड ऑफ गॉड को नहीं पता कि वो उसके पीछा क्यों करते हैं और शायद उन बच्चों को भी नहीं पता कि वो उसका पीछा क्यों करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने उसमें कुछ ऐसा साइंस किया हो जो बच्चों को फैसिनेट करता है। एंड दैट समथिंग वाज डेथ। आगे चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि ऑल्दो वो प्यूबर्टी से गुजर रहा है लेकिन उसे अपनी क्लास की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई फेल्ट ओनली डिस्गस्ट एट द साइट ऑफ देयर ग्रोसली स्वेलिंग चेस्ट। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इजी गे और समथिंग। वो आगे बताता है कि वो दिन के 1 से 2 घंटे उन्हीं बच्चों के साथ बिताता है जो वहाँ काउबॉयज एंड इंडियंस नाम का एक गेम खेलते हैं, जिसमें वो बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता था, एक तरफ इंडियन और एक तरफ काउबॉयज, एंड मेक देम किल ईच अदर। जो बताता है कि हिस्टोरिकली एक्यूरेट होता था। इंडियंस गेटिंग स्लॉटर्ड, दे रैन अराउंड नेक्ड एंड वर किल्ड एंड स्कैर्ड, मतलब वही जो ब्रिटिशर्स ने पहले हम इंडियंस के साथ किया था, लेकिन अब तो सबकी हालत खराब है। अच्छा, इस गेम में बच्चे लिटरली एक दूसरे को मार देते थे और सर काट के चाइल्ड ऑफ गॉड के आगे रख देते थे। फिर बैटल खत्म होने के बाद वो सब नंगे होकर एक दूसरे को सेक्सुअली टच करते थे, जहाँ चाइल्ड ऑफ गॉड को पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो भी उससे ज्यादा कुछ करने से हिचकिचाता है ताकि उन्हें उससे डर ना लगे। फिर एक दिन सारे बच्चे एक नए लड़के को लेके आते हैं जो उन्हें ट्रेन स्टेशन में मिला था और जो भूखा है और उनका दोस्त बनना चाहता है। चाइल्ड ऑफ गॉड उसे देख के बोलता है कि वो बहुत गंदा था पर खूबसूरत भी था। उसकी बॉडी लड़कों की तरह नहीं थी जो अपने घर से भागा है, जिसके पेरेंट्स भी उसे नहीं ढूंढ रहे। फिर चाइल्ड ऑफ गॉड उससे पूछता है तुम भूखे हो? तो वो लड़का अपनी मुंडी हिलाता है तो चाइल्ड ऑफ गॉड उसे एक ब्रेड रोल दे देता है और वो लड़का उस पर झपट्टा मार के उसे खाने लगता है। चैप्टर 7 होली कम्युनिकेशन। अब उस लड़के को देखकर चाइल्ड ऑफ गॉड को समझ आ रहा था कि वो उस लड़के के लिए गॉड बन चुका है जो उसे रेजिस्ट नहीं करेगा, तो वो उसके गाल पे एक कट मारता है जिसपे वो रेजिस्ट नहीं करता। तो चाइल्ड ऑफ गॉड पीछे से उसकी शर्ट काट देता है एंड ही हरेस हिम, जिसे बाकी बच्चे भी देखते हैं और जो एंड में उसकी पीठ पर चाकू घोंप देता है, एक बार नहीं बार बार, कि वो ब्लड लॉस से ही मर जाता है। जो सब होते हुए सब देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ रिलीजियस सेरेमनी। दे बिकम काइंड ऑफ अ कल्ट जिनका लीडर हमारे चाइल्ड ऑफ गॉड है। फिर गॉड्स चाइल्ड उस लड़के के कुछ टुकड़े करके सबके सामने रख देता है और कहता है ईट इट्स ब्रेड। सबके आंखों से आंसू आ रहे थे लेकिन वो चुपचाप उसे खा भी लेते हैं। इन द मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड शिट एंड सेमन एंड फ्लैश समथिंग न्यू वाज बॉर्न। हाँ भाई, सबको मॉन्स्टर जो बना दिया। दे ऑल बिकम कैनिबल, जिसके बाद वो उस लड़के को काट के दफना देते हैं। और इस पॉइंट पे चाइल्ड ऑफ गॉड समझ गया था कि उसका इन्फ्लुएंस इन बच्चों पे बहुत ज्यादा है। चैप्टर 8 द पाथ टू फ्रीडम। चाइल्ड ऑफ गॉड अब एक अडल्ट बन चुका है। बाकी बच्चे भी अपनी ब्यूटी की पीक पे हैं और इसलिए उनके बीच के सेक्सुअल इनकाउंटर्स भी बढ़ चुके हैं। फिर चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि अब उन्होंने इतने मर्डर कर दिए हैं कि उन्हें मजा आना बंद हो चुका है और इसलिए वो कुछ नया करने के नाम पे होमलेस लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि वो एक इजी टारगेट है जिसे बॉयज भी खुश थे। तो वो अलग अलग टाइम, लोकेशंस एंड मेथड्स का यूज करके कई होमलेस लोगों को मार देते हैं। यहाँ चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि इतने सारे होमलेस लोग मारे गए लेकिन पुलिस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और ये वही पुलिस है जो कुछ बच्चों के मरने पे पागलों की तरह मर्डरर को ढूंढ रही थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो हाई क्लास के बच्चे थे और इसलिए चाइल्ड ऑफ गॉड सेज आई हेटेड सोसाइटीज अगलीनेस। और इसके बाद वो रास्ते में चलते हुए रैंडम लोगों को मारना चालू करते हैं और ये भी इनके लिए इजी था। वो किसी भी सैलरी मैन और हाउसवाइफ को टारगेट बनाते थे और डायरेक्टली उनके हार्ट पे सब स्टेप करते थे ताकि वो स्ट्रगल भी ना कर पाए। और यहाँ हम देखते हैं वो ये कैसे करते हैं, जिसे 1 घंटे तक तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया। ज्यादातर लोगों
लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मरा है, वो ऐसे इग्नोर करके निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो और लोगों को मारते हैं जिससे सब खुश थे, क्योंकि कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन चाइल्ड ऑफ गॉड को लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, और वो कुछ है फ्रीडम एंड क्लियरिटी, और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को मरवाने का सोचता है। नॉट बिकॉज आई हैड एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट बिकॉज आई नीडेड एब्सोल्यूट फ्रीडम। और इस काम को वो खुद ना करके अपने बॉयज को, अपने पेरेंट्स को मारने के लिए बोलता है, क्योंकि किसी को मारने के लिए उसका एक रूल है कि देयर मस्ट बी नो रीजन, नो गोल एंड नो कनेक्शन, और वो इस रूल को बहुत सीरियसली लेता है। हम देखते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड के पेरेंट्स को जो उसके बर्थडे के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ चाइल्ड ऑफ गॉड के बच्चे आ जाते हैं जो उसके बाप का गला घोट देते हैं और माँ को स्टैप कर देते हैं। एंड व्हाइल डूइंग ऑल दिस वो हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं, और एंड में उसकी माँ का फेस केक में डाल देते हैं। एंड दे बोथ डाइड। फिर जब चाइल्ड ऑफ गॉड घर आता है तो उसमें आग लग चुकी थी। बच्चे ये देखकर हंस रहे हैं, लेकिन चाइल्ड ऑफ गॉड की आंखों से आंसू आ रहे हैं, और फ्लेम्स में चाइल्ड ऑफ गॉड को इन बच्चों की क्राउड में अपना ट्विस्टेड फ्यूचर दिख रहा है। और इसी के साथ चाइल्ड ऑफ गॉड 17 साल का हो जाता है। चैप्टर 9 द स्टम्बलिंग स्टोन। चाइल्ड ऑफ गॉड के पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था, तो मरने के बाद उसके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड ऑफ गॉड की हो गई, तो अब वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। और इस वक्त वो अपने ग्रुप में से एक लड़के के साथ है जो कहता है आई वाज जस्ट विशिंग ह्यूमैनिटी वुड बी वाइप्ड आउट सून। फिर एक दिन एक लड़का आके उसे ग्रुप छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसे एक लड़की पसंद आ गई है, जो उसे जाने देता है और कहता है कि तुम जब चाहे तब वापस आ सकते हो। बाकी सब चाइल्ड ऑफ गॉड से पूछते हैं आर यू श्योर, जिस पे वो रिप्लाई देता है वी डू नॉट चेज दोज हु विश टू लीव। फिर हम देखते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड एक पैनल में नॉर्मल है और अगले ही पैनल में गुस्सा हो जाता है, और साथ साथ बच्चे भी, मतलब ये कुछ तो करेंगे। अब हम उसी लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आया हुआ है। वो अलग अलग जगह जाते हैं, जू वगैरह, और एंड में वो लड़की को एक बेंच पे बैठा के चले जाता है उसके लिए कुछ फ्लावर्स इकट्ठा करने। लेकिन उसी दौरान कल्ट के बॉयज आके उस लड़की को मारते हैं एंड जहाँ वो लड़का वापस आके देखता है तो उन्होंने उसे बिना किसी कपड़ों के वही छोड़ दिया था, और वो जानता है कि ऐसा कौन कर सकता है। चैप्टर 10 जूडस। चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि उसने अपना ही रूल तोड़ दिया, बिना किसी कनेक्शन और गोल के ना मारने वाला। जहाँ वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक जंगल में ले जाके उसे थोड़ा और काट देता है, जो उसकी और बुरी हालत कर देता है। मैं इसे डिस्क्राइब भी नहीं करने वाला। दूसरी तरफ चाइल्ड ऑफ गॉड कहता है कि मैंने उस लड़की को पनिश तो कर दिया, लेकिन लड़का रह गया, क्योंकि शायद वो चाहता है कि वो वापस आ जाए, जो आता भी है लेकिन अपना बदला लेने। वो आके अपने घुटनों के बल झुकता है और सबसे सॉरी बोलता है। चाइल्ड ऑफ गॉड उसके पास आके उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मौका देखते ही वो लड़का उसके पैर पे स्टैप कर देता है, और वो भी एक बार नहीं बार बार। चैप्टर 10 जजमेंट। चाइल्ड ऑफ गॉड अब खड़ा भी नहीं हो सकता। सारे मेंबर्स उसके पास आके एक घेरा बना लेते हैं और पूछते हैं कि अब इसका क्या करे, एंड देन दे डिसाइड टू किल हिम। जो लड़का अपना बदला लेने आया था वो बोलता है गिव हिम द डेथ ही डिजर्व्स, लेट्स फीड हिम टू द पिग्स। सब लोग उसे एक मिनी ट्रक में भर के पिग फार्म ले जाते हैं और उसे उठा के पिग्स के बीच में फेंक देते हैं। अब तुम्हें नहीं पता तो सुअर कुछ भी खा लेते हैं, तो वो चाइल्ड ऑफ गॉड को भी खाने लगते हैं। और एंड में चाइल्ड ऑफ गॉड का कुछ ये असर होता है। वो कहता है कि मेरी मौत से ह्यूमैनिटी खुश होगी, लेकिन तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए। आई विल ऑलवेज बी रिबॉर्न अगेन समवेयर। और इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। अब मैंने ना इसके कुछ कमेंट्स पढ़े। किसी का कहना था मेन कैरेक्टर एंटी क्राइस्ट है, और किसी का कहना था कि चाइल्ड ऑफ गॉड एक साइकोपैथ है जो खुद का एक रिलीजन बना के खुद को वर्शिप करवाता है, लाइक कल्ट्स जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ बहुत डिस्टर्बिंग चीजें करते हैं। और जहाँ किसी के लिए मांगा वर्शिप नहीं थी। बाकी मैं बताऊं तो इट्स क्रीपी, लेकिन ये हमें सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। बाकी तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट में बता सकते हो।